हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक आईएएस यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के। इलेक्टोरल बॉन्ड्स है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये साफ तौर पे 5 जजेस की बेंच ने दिया है फैसला। अब इसका क्या असर होगा भारत की राजनीति पे, पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन क्या है और आखिर क्या कमियां हैं इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, जो सबसे बड़ा जरिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग लेने के लिए। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उसके पीछे के कारण सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताए हैं? क्या ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए कोई बहुत बड़ा सेटबैक होगा? क्या कमियां पाई गई हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी यहां बात होगी। तो जीएस पेपर 2 के लिए एक्सपेक्ट करके चलें, इस बार का क्वेश्चन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जरूर आएगा और आपको इसके बारे में ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे साथ में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी का जो फैसला आया सामने वो क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है, इसको साफ तौर पे 5 जजेस के बेंच ने यूनानिमस जजमेंट के साथ में कहा है, यानी कि 5-0 से बोला है कि ये संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा कहने के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा कारण दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, जिनके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा आता है, जो सबसे बड़ा जरिया इनकी फंडिंग का, इट इज एक्चुअली वायलेटिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन। जो आरटीआई एक्ट है उसके साथ ये वायलेट करता है, और आर्टिकल 19(1)(a) जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, उसको भी ये वायलेट करता है। इसके डिटेल्स क्या हैं, ये कैसे आरटीआई को जो है वायलेट करेगा, या आर्टिकल 19 को वायलेट कैसे करेगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात साफ तौर पे यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आज अभी इसी वक्त से जो एसबीआई है, जो हमारा एसबीआई बैंक है, दैट वाज द ओनली सोर्स जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलते थे। उनको कहा है कि इमीडिएटली अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद कर दीजिए, जब तक इसके जो मेजर कॉज ऑफ कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा। यानी आज से कोई भी नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारत में जारी नहीं किए जाएंगे। और साथ में यह भी कहा है एसबीआई को कि आपको सारी डिटेल्स देनी होंगी। अभी तक 2019 के बाद से जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होगी। खरीदने वाले का नाम क्या है, किस इंसान ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अब इसको जरा डिटेल में समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जिनको एड्रेस किया है, 4 बड़े इश्यूज जो थे जिनको यहां पे एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें सबसे पहला मुद्दा यह था कि क्या ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करती है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपको बताएंगे आगे वीडियो में। दूसरी बात यह कही गई कि क्या जिस वजह से लाया गया था ये इलेक्टोरल बॉन्ड और कहा गया था कि ब्लैक मनी को पॉलिटिकल फंडिंग में आने से रोकना है, क्या ये जो ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को बंद करने की बात थी, और क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद से वो एक्चुअली ब्लैक मनी बढ़ा है, क्या वो एक लेजिटिमेट रीजन है? क्योंकि आप जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए सभी पब्लिक, हम सब जो जनता है उसको अधिकार है, सूचना का अधिकार है, और हमें ये बात बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि मैं जिस पार्टी को वोट देता हूं या जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है उसके पीछे उसके फंडिंग का सोर्स क्या है। क्योंकि आप एक बात समझिएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी जहां से पैसा लेगी वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सोर्स के इंटरेस्ट के लिए सर्व करेगी। अगर पैसा किसी पार्टी ने लोगों से लिया है, जनता से लिया है, तो वो जनता के मुद्दों पे फोकस करेगी। और कहीं किसी के पास पैसा किसी बड़े बिजनेसमैन से आया है तो जाहिर सी बात है बिजनेसमैन कोई किसी को चैरिटी तो देगा नहीं। अगर बिजनेसमैन ने पैसा डाला है पॉलिटिकल पार्टी में तो वो चाहेगा कि जब आपकी सरकार बने तो आप मेरे हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करें। अगर डेमोक्रेसी में पॉलिसी मेकिंग जनता के हिसाब से ना हो और पॉलिसी मेकिंग होने लग जाए कॉर्पोरेट्स के हिसाब से, तो इससे बड़ी दुर्घटना क्या होगी एक प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में। इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है। साथ में यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एक और इश्यू को एड्रेस किया है कि जो राइट टू प्रिवेसी के नाम पे आप बोल रहे हैं कि भैया डोनर की इंफॉर्मेशन को हम नहीं बता सकते, गुप्त रखा जाएगा, क्या राइट टू प्रिवेसी के नाम पे आरटीआई की इन्फ्रिंजमेंट सही है? आरटीआई को दबाया जा सकता है राइट टू प्रिवेसी के नाम पे? इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है बहुत बड़ी टिप्पणी। और साथ में यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या आप जो ये अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये किस हद तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहले एक लिमिट होती थी कंपनीज के ऊपर कि वो अपने प्रॉफिट का सिर्फ 7.5%, ओनली 7 पॉइंट, ये मैक्सिमम लिमिट थी।
इस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम 7.5% ही आप किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने के बाद इसको अनलिमिटेड कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी कितने भी परसेंट अपने प्रॉफिट का दे सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं है। यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही दोस्तों। इन सारी बातों को जानेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में नहीं समझते तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जानना जरूरी है। देखिए 2017 के आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर चर्चा शुरू हुई थी। फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है लागू किया था 2018 के अंदर, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए फाइनेंस बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, और बाद में इसको मनी बिल बना करके राज्यसभा को पूरी तरह से सरपास करके इसको पास कर दिया गया। उस टाइम पे भी ऑपोजिशन पार्टीज इस बात पे बहुत बड़ा सवाल उठा रही थी कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तरीका है ये कितना सही है। हालांकि सरकार ने उस टाइम कहा था कि आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा आता है, जो चंदा आता है, जो डोनेशन आता है, वो ज्यादातर कैश की फॉर्म में आता है, और कैश को ट्रैक करना, ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे ये एक सिंपल सा जो लॉजिक था सरकार का वो ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया जाएगा, जिससे जो भी डोनेशन आएगा वो ट्रांसपेरेंट मैनर में आए और डिजिटल रिकॉर्ड की फॉर्म में आए, जिसका सारा डेटा एसबीआई के पास रहेगा, ताकि इलेक्शन फंडिंग के नाम पे कोई ब्लैक मनी का ट्रांजेक्शन ना हो पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बनाया गया था इंटरेस्ट फ्री बैरियर इंस्ट्रूमेंट के रूप में, ठीक वैसे ही जैसे आपके प्रोमिसरी नोट्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, जो कि जिस इंसान को दिए जाते हैं ऑन डिमांड, बियरर वो वहां पे एनकैश करता है और वो पैसा सीधा जिसने भी वो बॉन्ड खरीदा है, आप एसबीआई में जाकर के बॉन्ड परचेज करोगे और बताओगे मुझे इस पार्टी को इतना पैसा देना है, वो डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं होंगी और वो सारा पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाएगा। इसे कहते हैं बियरर ऑन डिमांड का बेरियर जो है बियरर इंस्ट्रूमेंट। इसी के फॉर्मेट में अब ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है प्रीलिम्स में पूछा जाए कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, अलग अलग होते हैं, कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कोई फेस वैल्यू डिस्काउंट वैल्यू के बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन ये किस तरह के बॉन्ड्स हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट के बॉन्ड्स हैं, जिनको इंटरेस्ट फ्री रूप में लाया गया था। कब लाया गया? 2018 में एज अ फाइनेंस बिल लाया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, आखिर हमारे देश में वो कौन कौन डोनर हैं जो इसको खरीद सकते हैं, तो देखिए इंडिया का कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई भी कंपनी जो इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है इन बॉन्ड्स को परचेज कर सकती है। हमारे जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करना, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करना, वो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। एक अकेला इंसान भी खरीद सकता है और कई लोग मिल करके भी ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की एलिजिबिलिटी की, तो यहां पे सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिल सकता है। पहली कंडीशन यह है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को पहले रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। क्योंकि देखिए वैसे तो इंडिया में 6000 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, वो इलेक्टोरली एक्टिव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान पॉलिटिकल पार्टी खोल के बैठ जाए और ना वो चुनाव लड़े ना वो बाकी काम करे, बस नाम की पार्टी हो और सिर्फ पैसा लेने की पार्टी हो। तो जरूरी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्हीं पार्टीज को मिलेंगे जो पहली बात तो रजिस्टर्ड होंगी इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, और दूसरी कंडीशन यह है कि उस पार्टी ने कम से कम चुनाव लड़ा हो और चुनाव के अंदर 1% टोटल वोट्स का 1% उसको मिला हो। हारा है जीता है अलग बात है, पर कम से कम 1% टोटल वोट परसेंटेज उसको दिया गया हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर आपका लोकसभा का चुनाव हो, वही पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा ले सकती हैं। बिकॉज ये कंडीशन है जो ये शो करती है कि आप सीरियस हैं इलेक्शंस के अंदर, आप सीरियस हैं, आप जेन्युइनली पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जो इलेक्शंस है कंटेस्ट करते हैं। यहां पे कुछ कंडीशंस थी, कुछ फंक्शनिंग बताई गई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे काम करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वही एलिजिबल है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी करने के लिए, और ये इशू हर बार 24/7 अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक साल में 4 बार, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए आपके जो है इशू किए जाते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में, और वो 10 दिन का विंडो होता है जहां पे कोई भी परचेज कर सकता है। तो पहली बात ये पूरे साल अवेलेबल नहीं होते हैं, इनको लिमिटेड विंडो ही इसलिए दी गई थी ताकि सारा टाइम जो है पॉलिटिकल फंडिंग पे ना जाए, और पॉलिटिकल फंडिंग के लिए सिर्फ 4 महीने में 10-10 दिन का विंडो दिया गया है। साथ ही साथ में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं,
इनके लिए जो लिमिट फिक्स की गई थी मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक आप डोनेट कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। जो भी डोनर होगा वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज करेगा और उनको ट्रांसफर किया जाएगा उस पर्टिकुलर अकाउंट में पॉलिटिकल पार्टी के, और उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए। जिस भी अकाउंट में पॉलिटिकल पार्टी पैसा लेगी उसका सारा डिटेल आपको पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। और सबसे खास बात थी कि जो डोनर है, जिसने भी वो पैसा दिया है, उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि यहां लॉजिक ये था कि इसलिए हम लोग इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ऐसा ना हो कि बाद में कोई दूसरी पार्टी, अगर मान लीजिए एक इंसान ने कांग्रेस पार्टी को अपना पैसा दिया है और उसकी डिटेल सामने आ जाए और कल को जीत जाए वहां पे बीजेपी, तो हम नहीं चाहते कि जो डोनर है उसको किसी तरह का बाद में हरासमेंट किया जाए, बोलेंगे भाई तुमने उस पार्टी को पैसा क्यों दिया था या तुमने यहां पे फंडिंग क्यों किया। तो उस चीज को रोकने के लिए और हरासमेंट को रोकने के लिए ये कॉन्फिडेंशियलिटी रखी गई थी। हालांकि ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, आगे समझाता हूं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे क्या कहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को एक डेडिकेटेड स्पेसिफिक अकाउंट करना पड़ेगा, एक ही अकाउंट होगा जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेरीफाई करेगा। और सबसे खास बात, पॉलिटिकल पार्टीज को इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एनकैश करना होगा, उसके लिए टाइम दिया गया है सिर्फ 15 दिन। अगर मैंने आज एक बॉन्ड खरीदा है और मैंने आज किसी पार्टी को डोनेट किया है तो 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको पैसा एनकैश करके अपने उसी अकाउंट में डालना होगा। अगर कोई इंसान, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन 15 दिन में उस बॉन्ड को एनकैश नहीं करती है इन केस, तो वो सारा का सारा पैसा जो है वो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में डाइवर्ट कर दिया जाएगा, रिलीफ फंड में दिया जाएगा और बाद में पार्टीज उसको क्लेम नहीं कर सकती हैं। ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने के पीछे बनाए गए थे। अब यहां पे गवर्नमेंट का कुछ लॉजिक था। गवर्नमेंट के ने जो तर्क दिए हैं, सरकार ने जो सारी बातें कही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी हैं और हम सबके सामने भी जो पॉइंट थे कि आखिर क्यों लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लाने के पीछे सरकार का लॉजिक क्या था। सरकार ने सबसे पहला तर्क दिया था कि हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल फंडिंग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए। अगर पॉलिटिकल फंडिंग में, और ये जाहिर सी बात है, अगर बहुत ज्यादा कैश का इस्तेमाल होगा तो डेफिनेटली एक चांस होता है कि आपका ब्लैक मनी जो है वो घूम फिर के सिस्टम के अंदर आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल फंडिंग के बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी चल नहीं सकती, बिना पॉलिटिकल फंडिंग के इलेक्शंस लड़े नहीं जा सकते और उस पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, तभी वहां पे कोई करप्शन या किसी तरह का जो है धांधलीबाजी नहीं होगी। सरकार ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, ये पूरे सिस्टम को, पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कर देंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के थ्रू खरीदे जाएंगे तो आपके पास एक सिंगल सोर्स होगा पैसा आने का और इस सिंगल सोर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो जरूरत पड़ने पे। और एसबीआई भी सिर्फ उन्हीं लोगों से पैसा, उन्हीं लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड बेचेगी जिनके प्रॉपरली केवाईसी करवाए होंगे। तो मतलब आपका सारी बैंक डिटेल एसबीआई के पास रहेंगी। सबसे पहला पार्ट, कोई ऐसा इंसान फंडिंग नहीं कर सकता जिसकी डिटेल बैंक के पास ना हो। तो सबसे पहले तो ये प्रोविजन था, ये लॉजिक था सरकार का कि इसलिए हम लोगों ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर के आए हैं। साथ ही साथ में सुप्रीम जो है सरकार जो है गवर्नमेंट ने ये दावा किया था कि ये बॉन्ड्स का कभी भी मिसयूज नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने लिमिटेड विंडो के लिए, मैंने कहा ना कि एक साल में सिर्फ 4 बार 4 ही महीनों के लिए अवेलेबल होंगे और इसका मैच्योरिटी टाइम भी छोटा रखा गया था 15 दिन के अंदर, तो इसका मिसयूज होने का ज्यादा चांसेस नहीं है और ना ही इसके पैसे को ज्यादा डाइवर्ट किया जा सकता है। जिस पर्पस के लिए लिया जाएगा 15 दिन में उसी अकाउंट में आएगा, तो ये मिसयूज ना हो इसलिए ये विंडो को इतना छोटा रखा गया था। एक लॉजिक ये भी था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे लाने का कि ये एनोनिमिटी को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो भी डोनेट करने वाला इंसान है, जो भी डोनर है, उसकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, किसी को ये बात पता नहीं चलेगी कि वो पैसा दिया किसने है, ताकि इलेक्शंस के बाद कोई दूसरी पार्टी उसको हरास ना कर सके, उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो बिना चिंता करे अपना पॉलिटिकल फंडिंग दे सके। साथ में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी यहां मेंटेन की गई थी, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको अपने सारे अकाउंट के डिटेल देने पड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर नजर रखेगा कि किसके पास कितना पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। ये काम था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। साथ में सबसे बड़ा जो तर्क था वो था कि भैया ब्लैक मनी को कर्ब कर देंगे और यहां पे पहले आप देखिएगा, पहले 20,000 रुपए तक का आप कैश दे सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने के बाद कैश की लिमिट को घटा के सिर्फ 2,000 रुपए कर दिया गया था। अब सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए आप मैक्सिमम कैश दे सकते हो, बाकी सारा जो है आपको देना पड़ेगा। आपको जो पैसा आपको देना है दैट यू हैव टू गिव इन द
बॉन्ड फॉर्म, और बॉन्ड्स जो है हमेशा ट्रेसेबल होंगे। ये पूरा जो प्रोसेस है पॉलिटिकल फंडिंग का ये हो जाएगा डिजिटल, आपको ज्यादा कैश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये 5 तर्क थे, 5 लॉजिक थे जो यहां पे सरकार ने दिए थे और इसके पीछे का लॉजिक था। लेकिन अब आता है जी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जिसने पूरे के पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। ये आखिरकार ये क्या है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट? आइए उन 4 मुद्दों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। यहां पे सबसे पहला मुद्दा था कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में एक साफ तौर पे बात कही है, और इसीलिए सबसे बड़ा कारण है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्यों असंवैधानिक माना गया, क्योंकि सीधे तौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है राइट टू इंफॉर्मेशन को करते हैं वायलेट, उसके आर्टिकल 19(1) को करते हैं वायलेट, क्योंकि वहां पे लिखा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या बताया है कि हम ये बात साफ तौर पे समझते हैं कि एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डीप कनेक्शन होता है पैसे का और पॉलिटिक्स का। पैसा कहां से आया, किसके पास आया, जो पैसे की लेजिटिमेसी है वो बहुत जाहिर सी बात है दोस्तों। जो इंसान इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देगा वो कोई फ्री में चैरिटी तो करेगा नहीं। जहां से भी ये पैसा आया है अल्टीमेटली वो पैसे देने वाला इंसान कभी ना कभी अपने लिए फेवरेबल पॉलिसी चेंजेस मांगेगा। अगर कोई एक बिजनेसमैन है वो किसी पार्टी को पैसा देगा तो कल को बोलेगा कि देखो मैंने तुम्हारे को 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए दिया है, मेरे पैसे से तुम इलेक्शन जीते हो और अब तुम वो सारी पॉलिसी बनाओ जो मेरे बिजनेस के लिए फेवरेबल है। जाहिर तौर पे एक बिजनेसमैन या कोई भी कॉर्पोरेट जो है वो अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख के ही सारे कदम उठाता है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमेशा पॉलिटिकल इनइक्वालिटी पैदा करती है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये पैसा आ कहां से रहा है। और आप लोगों ने इसको पब्लिक, अभी ये जो स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, किसी पब्लिक के पास कोई इंफॉर्मेशन कभी नहीं जाएगी, पब्लिक के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी इस चीज को लेकर के। लेकिन आप एक बात समझिएगा कि जो सरकार में बैठे हैं, जो भी सरकार में पार्टी बैठी है, वो किसी ना किसी तरीके से, और इस बात के बारे में बहुत बार कहा गया है कि गवर्नमेंट चाहे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट के पास ये सारी इंफॉर्मेशन जा सकती है पॉलिटिकल फंडिंग की, तो पब्लिक का जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, पब्लिक को इंफॉर्मेशन डिनाई क्यों करते? क्योंकि आपको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आरटीआई से बाहर रखा गया था। आप कभी भी आरटीआई लगा के नहीं पता कर सकते इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल को। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जेक्शनेबल पाया है, क्योंकि अल्टीमेटली वोट कौन देगा? वोट देंगी ये पब्लिक, जनता, आप और मैं वोट देंगे। और हमें पूरा अधिकार है जानने का कि जिस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूं या वोट देता हूं वो पैसा कहां से आ रहा है। जहां से वो पैसा आएगा जाहिर तौर पे उसी पैसे देने वाले के वेलफेयर और इंटरेस्ट के बारे में काम ज्यादा होंगे, आम जनता के बारे में उतना काम नहीं होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था वो था कि भैया ये जो ब्लैक मनी का आप बोल रहे हो कि हमने ब्लैक मनी के सर्कुलेशन रोकने के लिए जो आरटीआई से इनको बाहर रखा है, क्या ब्लैक मनी का हवाला देकर के किसी चीज को आरटीआई से बाहर रखा जा सकता है? वेल, सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी एक बड़ा कड़ा फैसला दिया है। आरटीआई कैन ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 19(2). देखिए वैसे तो आरटीआई के अंदर ज्यादातर इंफॉर्मेशन देनी होती है, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो जाहिर सी बात है कि बहुत सीक्रेट होती हैं और उनको नहीं जारी किया जाता, और उसका प्रोविजन आर्टिकल 19(2) में है। आर्टिकल 19(2) में साफ तौर पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के, वही रिस्ट्रिक्शन आरटीआई पे भी लगती हैं। यहां पे एक और जाहिर सी बात है आर्टिकल 19(2) के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा है, बिल्कुल भी ये बात नहीं लिखी है कि ब्लैक मनी का हवाला देकर के किसी इंफॉर्मेशन को रोका जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं दे रहे हो ब्लैक मनी के नाम पे, तो ब्लैक मनी कोई कारण हो ही नहीं सकता। संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि ब्लैक मनी के नाम पे आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वॉयलेट कर सकते हो या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का यहां पे बहुत सिंपल सा जो था एक तर्क था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरटीआई की जो रिस्ट्रिक्शंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के इट फेल्स द कोर्ट्स प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। वो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट जिसको केएस पुत्तुस्वामी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी में कहा था, और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इन्फ्रिंजमेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन को जो आपने इन्फ्रिंज किया है, इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कर्ब द ब्लैक मनी इलेक्टोरल फंडिंग। तो ये जो तर्क था सरकार का जो तर्क था ब्लैक मनी का, पूरी तरह से खारिज कर दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि क्या राइट टू प्रिवेसी
का हवाला देकर के राइट टू प्रिवेसी जो है डोनर की, क्या वो एक वैलिड ग्राउंड हो सकता है आरटीआई को सब प्रेस करने का, इन्फ्रिंज करने का? यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात सामने रखी है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राइट टू प्रिवेसी है, पॉलिटिकल एफिलिएशन, इट डज नॉट एक्सटेंड टू दोज कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन व्हिच मे बी मेड टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज। देखिए साफ तौर पे, आखिर आप डोनर, किसने पैसा डोनेट किया, इसकी पहचान कैसे छुपाओगे जब सबको पता है कि ज्यादातर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। और उस इंफॉर्मेशन को कैसे छुपा सकते हैं राइट टू प्रिवेसी के नाम पे? क्योंकि ये जनता को और हम सबको जानने का अधिकार है कि किस बड़े बिजनेसमैन ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका कंट्रीब्यूशन पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा। और पब्लिक पॉलिसी आपके और मेरे लिए ही बनाई जाती है, तो जाहिर तौर पे ये इंफॉर्मेशन राइट टू प्रिवेसी के नाम पे नहीं छुपाई जा सकती। ये इंफॉर्मेशन इनफैक्ट अभी यहां पे एक जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाय आई थिंक मार्च फर्स्ट वीक में, आई थिंक 6 मार्च के आसपास तक, 6 मार्च के आसपास तक ये सारी जो इंफॉर्मेशन है 2019 के बाद जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए गए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कहा गया है कि आप इसी मार्च के महीने में इस पूरी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करेंगे। यानी कि मार्च के महीने में इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है कि आप सबको, पूरी दुनिया को बताएंगे किस पार्टी को कहां से पैसा मिला, कितना पैसा मिला। सुप्रीम कोर्ट का इसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन 200, 500, 1000 करोड़ के जो बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन आते हैं कॉर्पोरेट्स की तरफ से, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स की तरफ से, they should not be allowed to conceal the reason for financial contribution made by other sections of the population। यहां पे right to privacy का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपका पॉलिसी मेकिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है। और जो चौथा सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि क्या ये जो अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, क्या ये सही है? लेकिन यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या सिस्टम होता था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने प्रॉफिट का 7.5%, मैक्सिमम 7.5% पैसा ही पॉलिटिकल फंडिंग के लिए दे सकती थी। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने के बाद इस लिमिट को हटा दिया गया है। इनफैक्ट कुछ और ऑब्जेक्शनेबल चीजें ऐड की गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे कोई भी शेल कंपनी, आप जानते हैं शेल कंपनी, ज्यादातर जो शेल कंपनीज हैं उनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है ना, पैसा को यहां से वहां घुमाने के लिए। तो इवन शेल कंपनीज को भी एंटर जो है एलिजिबल कर दिया गया। अब कोई भी शेल कंपनी कितना भी पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में डाल सकती है, कोई भी पार्टी। इवन अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी को भी कहा गया है कि तुम भी पॉलिटिकल फंडिंग कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। अब एक लॉजिक सोच के देखिए, जो पहले काम था भी सिर्फ अपने प्रॉफिट का ही पैसा देना है, जब आपने सभी को अलाउ कर दिया है, शेल कंपनी हो, लॉस मेकिंग हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, किसी भी तरह की कॉर्पोरेट पैसा डाल सकती है, तो जाहिर तौर सी बात है ये जो कंपनीज इनमें पैसा डालेंगी, पॉलिटिकल फंडिंग करेंगी, क्या ये अपने लिए एक फेवरेबल पॉलिसी नहीं मांगेंगी? ऑब्वियसली मांगेंगी। और अल्टीमेटली जो सरकार है उसका जो मेजर जो फोकस है वो कॉर्पोरेट्स को प्लीज करने में जाएगा, बिकॉज कॉर्पोरेट्स ही पैसा फंड कर रहे हैं और कॉर्पोरेट्स ही अपने हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करवा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का जो ये पूरा स्कैम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर, इसको ऑब्जेक्शनेबल पाया है सुप्रीम कोर्ट ने। इनफैक्ट इस पूरे ये जो सेक्शन 182 अमेंड किया गया था, जिसके अंदर कहा था कि कंपनीज कोई भी पैसा देंगी, इस पूरे अमेंडमेंट को ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। एंड दिस इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, जो हमारा की फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी को वॉयलेट करता है, और इसीलिए इसको भी स्ट्रक डाउन किया गया है। ये साफ तौर पे कहा गया कि अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो है इसको परमिट नहीं किया जा सकता, जिससे, क्योंकि अल्टीमेटली सेम बात है कि जब आपके पास फंडिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी आएगी, और ऐसे केस में बहुत मुश्किल है उन पार्टीज के लिए इलेक्शन लड़ना जिनके पास फंडिंग नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है, और इसी वजह से आज मैक्सिमम जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उनके पास एक फाइनेंशियल क्रंच आपको देखने को मिलेगा। ये सारे मुद्दे, सारे लॉजिक जो थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी बात रखी है। अब यहां पे ये बात क्यों रखी गई सुप्रीम कोर्ट में? थोड़ा सा हमें दुख इस बात का है कि ये फैसला आया मगर 5 साल के बाद आया, और इन 5 सालों में टोटल 16,000 करोड़ से भी ज्यादा के
इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, यानी इतना जो पैसा है वो ऑलरेडी जा चुका है पॉलिटिकल पार्टीज के पास में। तो इतना पैसा जब ऑलरेडी ट्रांजिट हो चुका है, पिछले 5 साल से सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, ये 5 साल का डिले सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, और कई सारे आर्ग्यूमेंट थे इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, और ये अब से नहीं है, लोग कई सालों से इस बात को बोल रहे हैं। क्या क्या मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर इतने ऑब्जेक्शंस क्यों थी, इस बात को भी समझना होगा। और ये 16,000 करोड़ जो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, अब ये तो वापस आने से रहा, तो सुप्रीम कोर्ट की जो देरी हुई है, देर आए अंधेर आए सही है, मगर ये जो देरी हुई है इसका नुकसान कहीं ना कहीं ऑलरेडी हो चुका है, डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। और 2024 का ये जो चुनाव आने वाला है, 2024 के अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शायद आगे चल करके फर्क पड़े। अभी के लिए जो पैसा है मैक्सिमम ट्रांजिट हो चुका है। लेकिन इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस क्या थी, जिन लोगों ने ये केस फाइल किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, उनके ऑब्जेक्शंस क्या थे, और ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले यही बात की गई थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं दे आर अगेंस्ट द राइट टू नो। जो आरटीआई में हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक वर्कर के लिए, हर एक वोटर के लिए जरूरी है जानना कि भैया पैसा कहां से आ रहा है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं राइट टू नो को, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम है ठीक नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये भी था कि इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा एसिमेट्री थी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भैया राइट टू इंफॉर्मेशन से बाहर रखेंगे, किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि किसने पैसा दिया, किसको पैसा दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये सारा जो प्रॉपर एक एक जो डिटेल है, ये सारा डिटेल एसबीआई के पास तो है, और कैसे, और अल्टीमेटली सरकारी बैंक ही है। अगर सोच के देखिए कि अगर सरकार एसबीआई पे प्रेशर डाले, क्या एसबीआई सरकार को डेटा नहीं देगी? ऑब्वियसली दे सकती है। तो पूरे चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो भी रूलिंग पार्टी होगी, उस रूलिंग पार्टी के पास तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, लेकिन और किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी इन पॉलिटिकल फंडिंग की। तो यहां पे जो ये एसिमेट्री है इंफॉर्मेशन का, ये बहुत खतरनाक है, और ऑपोजिशन पार्टीज के पास कभी भी ये नहीं इंफॉर्मेशन जाएगी, ना वोटर्स के पास जाएगी। साथ ही साथ में एक ऑब्जेक्शन ये था कि ये जो पूरा आपने ट्रांसपेरेंसी का जो बात कही है, इसके अंदर कई सारे लूप होल्स हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी डोनेशन को लेकर के ये लूप होल्स हैं, और इसके अंदर ये जो साथ ही साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर, और इसमें ये वाले जो पॉइंट था जो हमने बात अभी किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कितना भी पैसा, अनलिमिटेड पैसा दे सकती हैं, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया गया था। साथ में जो राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है, उनके राइट्स को भी कॉम्प्रोमाइज किया गया था, बिकॉज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है अलाउ करती है फंड कंपनीज को कि वो जो है फनल मनी को पॉलिटिकल पार्टीज को देंगी विदाउट ओवरसाइट फ्रॉम द शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर्स भी यहां पे कुछ नहीं कर सकते, जो क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने शेयर ले रखे हैं, सोच के देखिए, अगर एक कंपनी में मैंने शेयर ले रखे हैं, वो कंपनी किसको कितना पैसा देगी शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उस कंपनी के जो शेयर के प्राइसेस हैं, ऑफ कोर्स उसके प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं। अगर आज मैं शेयर होल्डर हूं किसी कंपनी का, तो मेरा भी कोई अधिकार होना चाहिए, मैं भी अपनी बात रखूं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दें ना दें, कितना दें, लेकिन शेयर होल्डर्स का यहां कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो फिर भैया हम शेयर होल्डर किस चीज के हैं? क्या हम सिर्फ आपको पैसा देने के लिए? हमारी बात भी रखना जरूरी है। साथ में बहुत कई तरह के फ्लॉज थे इस डोनर एनोनिमिटी को लेकर के, जिसके बारे में हमने बात किया कि अगर वही जो पैसा आपका दे रहे हैं, रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से चाहे तो टारगेट कर सकती है, और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के फंडिंग को जहां पे दबाया जा सकता है। एक और जो सबसे बड़ा लॉजिक था और बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न भी है, वो है क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर के। आप समझिए क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है। यहां पे जो आपके बिजनेसमैन है और पॉलिटिशियंस हैं, इनके बीच का जो कनेक्शन है, जो प्यार मोहब्बत है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने से पूरे चांसेस थे कि सभी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनका जो भी ब्लैक मनी है घूम करके वो व्हाइट मनी बन के पॉलिटिकल पार्टीज के पास आ सकता है, और इस तरीके से जो आपका ब्लैक मनी है वो खत्म नहीं होगा, उल्टा ब्लैक मनी और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। आपने एक लेजिटिमेट तरीका दे दिया है, आपने ब्लैक मनी को रोका नहीं है, आपने एक चैनल बना दिया है उस ब्लैक को सही तरीके से वाइट करने के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सब काम कर रही है कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट में, तो इससे क्रोनी कैपिटलिज्म फैलेगा। जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए पॉलिसी बनाएंगी, और सरकारों को बनानी पड़ेगी अगर उनको ये पॉलिटिकल पार्टीज का पैसा, उनके पास पॉलिटिकल फंडिंग चाहिए तो। और ये देखा गया है दोस्तों, 90% जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, 90% इलेक्टोरल बॉन्ड्स
हाईएस्ट डिनोमिनेशन 1 करोड़ से ज्यादा के ही डिनोमिनेशन में दिए गए हैं और मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉर्पोरेट्स का है। आम लोगों ने, जनता ने उतना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। 90% बॉन्ड्स 1 करोड़ से ज्यादा के बिके हैं और जो कि मैक्सिमम लिमिट है, और वो उसमें से जो मैक्सिमम है वो सिर्फ कॉर्पोरेट ने दिया है। तो कॉर्पोरेट फंडिंग इतने लेवल पे बढ़ गई है, कॉर्पोरेट फंडिंग की वजह से हमारे देश में चुनाव महंगे से महंगे होते जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे बड़ा जो सोर्स है फंडिंग का वो कॉर्पोरेट बनते जा रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एक ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर के भी थी कि जब आपने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पास किया था, लोकसभा में आप लेकर के आए थे, आपने इसको एज ए मनी बिल पास किया था। जब किसी भी बिल को मनी बिल के रूप में पास किया जाएगा, राज्यसभा की उसमें कोई पावर नहीं है और बिल्कुल एक तरफा फैसला करके इसको मनी बिल बना करके पास कर दिया गया। इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर प्रॉपर चर्चा भी नहीं हो पाई। एक और यहां पे समस्या है, वो है फॉरेन फंडिंग को लेकर के। देखिए, जिस तरह से गवर्नमेंट ने अभी कुछ अमेंडमेंट्स यहां पे करी हैं, तो इनफैक्ट जो फॉरेन फाइनेंसिंग है इंडियन इलेक्शंस में, उसको भी कहीं ना कहीं आपने छुपाने की कोशिश करी है। पहले क्या होता था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस इलेक्शंस में नहीं आने चाहिए, लेकिन जो आपने शेल कंपनीज का दरवाजा खोला है, हो सकता है कोई चाइना का इंसान जो है, कोई चाइनीज कंपनी का कोई इंसान हो, कोई कॉर्पोरेट हो, वो शेल कंपनीज के थ्रू इंडिया में पैसा भेजे। तो शेल कंपनीज को जब आपने अलाउ कर दिया है, और वो शेल कंपनी कहीं भी हो सकती है, किसी भी बाहर देश में हो सकती है, वहां पे अगर आपने अलाउ किया है तो आपने एक तरह से ब्लैंकेटली छुपा दिया है फॉरेन फंड्स को लेकर के। और हम नहीं जान सकते, एक आम आदमी नहीं जान सकता कि ये पैसा इंडिया से आ रहा है कि इंडिया के बाहर से भी आने का आपने जो स्कोप खोला है, उससे जाहिर तौर पे पैसा ज्यादा आएगा, लेकिन किसके इंटरेस्ट सर्व होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। और अल्टीमेटली जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जो बात होती है, हमारे संविधान में साफ तौर पे लिखा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस इंडिया में फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जाहिर किया, हाईलाइट किया है कि जो सिस्टम आप लोग बनाए हो इलेक्टोरल फंडिंग का, पॉलिटिकल फंडिंग का, ये फ्री फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं सकते। इतना ज्यादा आपने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है और फ्री फेयर इलेक्शंस बिना पॉलिटिकल फंडिंग के, ट्रांसपेरेंसी के पॉसिबल नहीं है। जितना ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग को आप लोग गोल गोल जलेबी की तरह घुमाया है, उससे फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे। तो आखिर में अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की। क्या है वे फॉरवर्ड आखिर इंडिया में? क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग जरूरी है, हम ये नहीं कह रहे कि पॉलिटिकल फंडिंग को रोक दिया जाए। बिना पॉलिटिकल फंडिंग के पॉसिबल ही नहीं है कि आपका किसी भी तरीके से जो है इलेक्शंस हो। और क्या सोर्स है? अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा तो जरूरत पड़ती है डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। तो क्या वे फॉरवर्ड है, कैसे पॉलिटिकल फंडिंग हो सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अलावा, और क्या क्या तरीके हैं पॉलिटिकल फंडिंग करवाने के? उसमें एक सजेशन यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आता है, वो है स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शंस। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने एक सजेशन दिया था कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की। मतलब कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको पैसा खुद सरकार की तरफ से जाए, स्टेट फंडिंग का। और ये ऑलरेडी कई सारी जो कंट्रीज हैं, जर्मनी है, जापान, कनाडा, स्वीडन, वहां पे ये इफेक्टिवली हो रहा है। उससे फायदा क्या होगा? जब सभी को एक फिक्स अमाउंट मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्पोरेट्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को सरकार की तरफ से सबको बराबर पैसा मिलेगा। तो एक तो हमारा जो इलेक्शंस का खर्च है वो भी कम हो जाएगा, और बड़ा जो एक मजबूरी है पॉलिटिकल पार्टीज की कॉर्पोरेट्स पे डिपेंड होने की, वो मजबूरी भी खत्म हो सकती है। और यहां पे ये सजेशन है कि स्टेट फंडिंग ही होनी चाहिए इलेक्शंस की। जो पैसा सरकार का है, जो लोगों का टैक्स, पब्लिक टैक्स का पैसा है, वही पैसा खर्च हो इलेक्शंस में, कहीं बाहर किसी कॉर्पोरेट का पैसा ना आए। दिस इज वन थिंग, और इफेक्टिवली हो रहा है बाकी दुनिया में कई जगह पे, वहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरी एक सजेशन ये है यहां पे कि आप नेशनल इलेक्टोरल फंड को बनाइए। अब जरूरी है हमारे देश में एक नेशनल इलेक्टोरल फंड बनाया जाए, जो एक ऑल्टरनेटिव होगा इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। और ये नेशनल इलेक्टोरल फंड जो है, ये सभी डोनर्स यहां पे इस फंड के अंदर जाकर के पैसा डोनेट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली यही इलेक्टोरल फंड में से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज कंसिडर्ड एज ए बेटर ऑल्टरनेटिव टू द इलेक्टोरल फंड्स। ये फंड्स बाद में पॉलिटिकल पार्टीज को और किस तरीके से दिए जाएंगे? इन प्रोपोर्शन टू देयर वेट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भाई अब बहुत सारी पार्टीज बोलेंगी, कोई नेशनल पार्टी है, कोई स्टेट पार्टी है, कोई लोकल पार्टी है, तो आपके वोट परसेंटेज के हिसाब से ही आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये कंपैरेटिवली आसान है,
इससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से डोनर्स की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पूरा पोर्टल जो होगा वो स्टेट फंडिंग को प्रमोट करेगा और किसी भी तरीके का कॉर्पोरेट का डिपेंडेंस खत्म करेगा अल्टीमेटली। और एक बहुत अच्छा तरीका, ये जेन्युइनली अच्छा तरीका होगा ब्लैक मनी को पॉलिटिकल फंडिंग से बाहर करने का। इलेक्टोरल बॉन्ड ब्लैक मनी को बाहर नहीं कर रहा है, ये नेशनल इलेक्टोरल फंड कर सकता है, जहां पे सरकार पूरे सिस्टम को चेक करेगी और यहां पे एक तरीका होगा ब्लैक मनी को बाहर रखने का। एक और तरीका है, यहां पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो 255th लॉ कमीशन था, उसने एक सजेशन दिया था और कहा था कि भैया आपको जो एनोनिमस डोनेशंस है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसकी एक कैप लगानी पड़ेगी। उन्होंने एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स करने की बात की थी कि कहीं से कोई भी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो रैंडम एनोनिमस कंट्रीब्यूशन आते हैं, दैट शुड बी दैट हैज टू बी अ लिमिट। मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए का लिमिट करो टोटल, सिर्फ एक बंदे से नहीं, टोटल जितना आया, या तो 20 करोड़ से ज्यादा का एनोनिमस डोनेशन नहीं होना चाहिए, या उनके पॉलिटिकल फंडिंग का टोटल 20%। तो मतलब 20% ऐसा फंड होना चाहिए जो सरकार कहे कि मुझे नहीं पता किसने डोनेट किया है, बाकी 80% उसी सोर्स से आएगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ये भी एक तरीका अच्छा है। यहां पे जो ये पूरा शेल कंपनीज का पैसा आता है, ब्लैक मनी का पैसा आता है, मनी लॉन्ड्रिंग इससे काफी हद तक रुक सकती है। और साथ ही साथ में ये 2-2 हजार की बात नहीं है, यहां पे कंप्लीट बैन होना चाहिए कैश डोनेशन पे, तो पूरी तरह से कंप्लीट बैन होगा। ये 2,000 भी अलाउ नहीं होने चाहिए, तो इसको भी खत्म करो, क्योंकि 2-2 हजार करके सोचिए, हमारे देश में करोड़ों लोग हैं भाई, 2-2 हजार करके भी करोड़ों लोग डोनेट करेंगे एनोनिमस करके, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो भी इसका अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कैश डोनेशंस को तो पूरी तरह से जीरो करना पड़ेगा, जिससे एटलीस्ट ये जो लोअर पॉसिबिलिटी है ब्लैक मनी जनरेशन की, ये भी खत्म हो सके। और साथ ही साथ में जरूरी है, यहां पे वेंकटेश चलिया जो कमेटी है, उन्होंने 2002 में रिकमेंड किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स का ऑडिट होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आरटीआई में नहीं आती है, आरटीआई के दायरे से बाहर है पॉलिटिकल पार्टीज। तो अल्टीमेटली ये इतना ज्यादा सिस्टम क्लोज है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कोई नहीं जानता, तो टाइम टाइम पे इनके अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी है, जिसमें ये पता लगाया जा सके और ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि पार्टी की इनकम कहां से हो रही है, पार्टी के एक्सपेंडिचर्स कहां से हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रेगुलेशन होगा, बहुत बड़ा चेक होगा पॉलिटिकल फंडिंग के ऊपर, अगर इसको लागू किया जाए। वेंकटेश चलैया कमेटी ने यहां पे अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं। साथ ही साथ में यहां पे ये भी बताया गया है कि जो लर्निंग इंप्लीमेंटिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, हम दुनिया में बाकी कहां से क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए, दुनिया भर में पॉलिटिकल फंडिंग कोई अकेले इंडिया का मुद्दा तो है नहीं, पूरे दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल फंडिंग लेती हैं। इसमें कुछ अच्छे एग्जाम्पल, अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए के अंदर पब्लिसिटी एक्ट है, यूके के अंदर इलेक्शन एंड रेफरेंडम एक्ट है, और यूरोपियन यूनियन ने भी कई सारे कानून बना रखे हैं जहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि डोनेशन कितना होगा मैक्सिमम, एक पॉलिटिकल पार्टी कितना एक्सेप्ट करेगी। और साथ में हर एक कानून के अंदर यह बताया गया है कि पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखना होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने सोर्स को क्लियरली पब्लिकली डिस्क्लोज करना होता है, ये मैंडेटरी होता है, ऑप्शनल नहीं है। इससे क्या होता है, पूरी पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट रहती है। यहां पे एक अच्छा एग्जांपल फ्रांस का भी है। फ्रांस ने दोस्तों रिसेंटली 1995 में बैन कर दिया था सभी टाइप के कॉर्पोरेट फंडिंग को। अब फ्रांस के अंदर किसी तरह की कोई कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं होती, बिजनेस अलग, पॉलिटिक्स अलग। इसी क्रोनी कैपिटलिज्म को दूर किया था फ्रांस ने 1995 में, और वहां पे भी एक इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम डोनेशन का अमाउंट फिक्स किया गया है 6,000 यूरो। इससे ऊपर कोई भी डोनेट कर ही नहीं सकता वहां पे, जो एक उनका तरीका है, काफी असरदार साबित हो रहा है। ब्राजील और चिली की अगर हम बात करें, इन्होंने भी बैन करके रखा है कॉर्पोरेट डोनेशन। इंडिया को तो कॉर्पोरेट डोनेशन बैन करना ही पड़ेगा। देखिए, अभी आपको मैंने बताया था इंडिया में 90% जो डोनेशंस हैं मैक्सिमम, वो आपके कॉर्पोरेट डोनेशन से आ रहे हैं। और कॉर्पोरेट सबसे बड़ा जरिया है, करप्शन स्कैंडल जो होते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट फंडिंग की वजह से होते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग पे सबसे ज्यादा असर डालते हैं, वो कॉर्पोरेट फंडिंग डालते हैं, कॉर्पोरेट डोनेशन डालती है। तो ये दुनिया भर के लोगों ने इन चीजों को फिगर आउट करके रखा है।
इंडिया डेफिनेटली यहां से बहुत सारी चीजें सीख सकता है। अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है आज की वीडियो का कि देखिए, अगर हम अपनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हथियार है हमारे चुनाव। इलेक्शंस ही हैं जो एक देश को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, और उन इलेक्शंस के अंदर जो इलेक्टोरल फंडिंग है, जब तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर भी मिलावट रहेगी। और ये सबसे बड़ा नुकसान है लॉन्ग टर्म में। जिस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज ने कई अच्छे मैकेनिज्म बना रखे हैं ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग के, इंडिया को अपने आप को उस मॉडल पे लाना पड़ेगा। मैं तो ये भी कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई में भी लाना चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगी, उनकी प्रोसेस कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती, उनकी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। अगर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ में इंडिया के डेमोक्रेसी के ऊपर एक सिंगल दाग भी नहीं लगना चाहिए। और ये ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल फंडिंग बहुत जरूरी है हमारे देश के वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। बहुत जरूरी है इस इलेक्टोरल फाइनेंस की मैस को क्लीन अप किया जाए। डेफिनेटली ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये पहला अच्छा कदम है इस दिशा में। अब देखना यह है कि आगे चल करके जो सरकारें हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या रिएक्ट करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, लेकिन थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस तरह के जो मुद्दे हैं एटलीस्ट इनके बारे में चर्चा जरूर कीजिए। आपका देश है, आपका इलेक्शन है, आपको भी सतर्क नागरिक यहां पे होना चाहिए। और दोस्तों, जो बच्चे 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करवाया जाएगा। हर शाम को 8 बजे लाइव क्लास हमारे यहाँ पे होती है। हमारे साथ हर शाम 8 बजे लाइव जुड़िए और इस रिवीजन बैच का फायदा उठाएं। ये पूरी तरह से फ्री है, इसकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप भी इसका फायदा उठाएं और सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करें आपके आने वाले 2024 प्रीलिम्स के लिए। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है इस प्लेलिस्ट का, एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, तो जाहिर सी बात है आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक भी हमें कमेंट करके बताएं, बिकॉज इससे यूट्यूब हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएगा। आप अपने लेवल पे भी शेयर कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। और नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिएगा। यहां से आपको सारे पीडीएफ, सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।